म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा अच्छा है। और हम लोग मतलब म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ ख़राब है। और 2025 में कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा ईटीएफ आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में यही टॉपिक के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार, इजी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो का टॉपिक है आप लोग देख ही लिया है, तो आज का वीडियो में हम लोग यही विषय में बातचीत करेंगे कि पहले जानने का कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ईटीएफ क्या है, कौन सा आप लोगों के लिए निवेश करने के लिए अच्छा होगा, और 2025 में ऐसा कौन सा ईटीएफ है जिसमें आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक देखिएगा। और मेरा चैनल में अगर नया जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ एक तो छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब है वो मेरे को थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है मेरा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और नया नया ऐसा वीडियो आप लोगों के पास लाने के लिए थोड़ा उत्साह भी मिलता है। तो वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपका क्या मत है उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली है कि एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, मतलब म्यूचुअल फंड एक्चुअली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो मेरा जैसा आपके जैसा ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टर लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक कलेक्शन ऑफ फंड्स बनता है। वो फंड से जो फंड एजेंसी है, मतलब जो म्यूचुअल फंड एजेंसी है, वो अपना हिसाब से या कुछ रूल फॉलो करके उस फंड से नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदता है, और इस जो पोर्टफोलियो बनाता है उसको बोलता है उस कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जनरली दो टाइप का होता है, एक है कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, दूसरा है कि पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है उसके लिए थोड़ा मेहनत रिसर्च ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको कोई मतलब जो पहले से बना हुआ कुछ रूल नहीं है। वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना रिसर्च के दम पे वो लोग करता है, तो हमेशा इसके लिए नज़र रखना पड़ता है बाज़ार में। जैसे कि हो गया कोई थीमेटिक फंड, हो गया कोई सेक्टरल फंड, हो गया ऐसा। और जो दूसरा कैटेगरी है वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, जो बेसिकली कोई भी एक्सचेंज को फॉलो करता है। मान लीजिए कि निफ्टी 50 का जो एक्सचेंज है, वो जो निफ्टी 50 का बेसिस का म्यूचुअल फंड है, वो सिर्फ निफ्टी 50 का अंदर में जितना स्टॉक आता है उसी को फॉलो करता है, और वो निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक कितना रेशियो में है उसी हिसाब से वो रेशियो में वो इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50 का स्टॉक जितना टॉप 50 स्टॉक है उसका रेशियो जब जब चेंज होता है तभी सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट को रेशियो को चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में वर्तमान में रिलायंस का और टीसीएस का और जो इन्फोसिस का शेयर मतलब जितना हिस्सेदारी है निफ्टी 50 में, भागीदारी है जितना परसेंटेज का, तो अगर कोई निफ्टी 50 का फंड मैनेजर है एग्जैक्टली वही रेशियो में उसमें इन्वेस्ट करेगा। जैसे जैसे ये निफ्टी 50 में इसका रेशियो या वेटेज चेंज होता रहेगा तो उसी हिसाब से चेंज होते रहेगा। लेकिन निफ्टी 50 का एक लिमिटेशन, या फिर लिमिटेशन हम नहीं बोलेगा, ये रूल एक है कि आप मान लीजिए बाज़ार में कब इन्वेस्ट करते हैं। जनरली जब मार्केट खुला रहता है उसी टाइम में आप इन्वेस्ट करता है। तो ये टाइम क्या होता है ना, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक होता है। तो इस बीच में आप अगर इन्वेस्ट करता है तो जनरली आपको मान लीजिए 9 बजे इन्वेस्ट किया और आपका पैसा काट गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में यही लिमिटेशन है कि बाज़ार जब बंद होता है, मतलब जो ये 3:30 बजे जब बाज़ार बंद हुआ उसके बाद इसका जो पूरा दिन का काम काज के बाद जो NAV वो एक बोल के टर्म होता है, मतलब नेट एसेट वैल्यू, ये डिसाइड होता है। तब जाके आपका जो अलॉटमेंट है उस नैब का हिसाब से होगा। बेचने के लिए भी सेम है। मान लीजिए आप एक प्री डिटरमाइंड डेट में आप बेच दिए हैं, लेकिन उसके बाद बाज़ार पूरा दिन भर में आप बहुत बड़ा अप मूव दिया या बहुत बड़ा डाउन मूव दिया, तो उस हिसाब से इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो बेचने का टाइम है वो 3:30 बजे मार्केट ख़त्म होने के बाद जो नैब डिसाइड होगा उसके बाद ही
ये आपका जो बेचने का प्रोसेस चालू होगा। तो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये एक टाइप का लिमिटेशन है। और जो आप खरीद लिया बेच दिया, उसका T+1 डे या T+2 डे में, मतलब 24 घंटा या 48 आवर्स के अंदर में आपके पास नया आएगा, या फिर बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये हो गया एक म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन। और ETF क्या है, अदर सेंस में ETF क्या है ना, ETF का जो एक्चुअल फंड है, इसका नाम में ही रखा हुआ है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब इसमें 3 टर्म आता है। ये बेसिकली ये भी एक बंच ऑफ स्टॉक है। मतलब ये भी कोई भी एक इंडेक्स को या मतलब सेक्टर को फॉलो करता है। मतलब कोई भी सेक्टर का इंडेक्स को ये फॉलो करता है। और मान लीजिए कि निफ्टी 50 का ETF हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF हो गया, बैंक निफ्टी का ETF हो गया, या गोल्ड का ETF हो गया। तो ये जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और डिफरेंस है, ये एज ए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मतलब जैसे 9:15 हो गया, अब 9:15 से 3:30 बजे का बीच में कोई भी एक पॉइंट में आप इसको खरीद सकता है। इंस्टेंट खरीद सकता है और इंस्टेंट बेच सकता है। जैसे आप मतलब ये एक ट्रेडेबल म्यूचुअल फंड इसको बोल सकते हैं। मतलब ये आप कोई भी मतलब रनिंग मार्केट टाइम का कोई भी पॉइंट में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका भी जैसे आप इसको खरीद लिया इंस्टेंटली, तो आपको पता चल गया कि ये मेरा डेरिवेटिव अकाउंट में आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो इसमें आप एक डिसाइड हो गया कि हम जिस पॉइंट में जिस प्राइस में इसको ख़रीदा, उसी प्राइस में मेरा ये अलॉटमेंट होगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसीलिए शायद अभी का जो इन्वेस्टर लोग या ट्रेडर लोग इसको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा प्रेफर करता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा है कि म्यूचुअल फंड का जैसा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक अमाउंट होता है कि SIP आप चालू करने के लिए मिनिमम 500 रुपया से SIP चालू करना पड़ता है। लेकिन मतलब इसके कम में आप SIP शुरू नहीं कर सकता है। लेकिन ETF में ऐसा कुछ नहीं है। ETF एज ए आप स्टॉक जैसा ही आप एक यूनिट भी खरीद सकता है। मान लीजिए कोई ETF का एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया है, तो आप एक ETF भी खरीद सकता है 10 रुपया। तो मतलब इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी जो लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहता है, उन लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक यूनिट करके भी ETF खरीद सकता है या ट्रेड कर सकता है। जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका ETF का। प्लस जो पहले हम बात किया था कि म्यूचुअल फंड को जो एक्टिवली मैनेज करने के लिए बहुत उसमें मैन पावर इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ता है या एक्सपर्टीज़ को रखना पड़ता है। वो लोग रेगुलर बेसिस में इसमें फॉलोअप करता है, मार्केट को देखते रहता है। जो स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, एक्चुअली म्यूचुअल फंड तो यही है ना कि स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो जो स्टॉक्स ये लोग खरीदेंगे तो वो स्टॉक्स को पूरा फॉलो करना पड़ता है, उसको रिसर्च करना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के यही हो गया कि म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए एक खर्चा होता है। तो वो खर्चा के लिए चक्कर में आपको क्या हो जाता है ना, आप जब म्यूचुअल फंड खरीद रहा है तो उसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म आता है एक्सपेंस रेशियो। तो जनरली वो एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाता है। लेकिन अदर सेंस में जो ETF है, हम पहले बोला था कि ETF जनरली डिनोट करता है कोई भी एक एक्सचेंज को, कोई भी एक इंडेक्स को। तो इसको इतना फॉलोअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मान लीजिए 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना बाद इसको रीएलोकेशन करना पड़ता है। और इसका रीएलोकेशन का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। मतलब इंडेक्स में उस सेक्टर का जितना स्टॉक है, वो जितना रेशियो में है, उसी हिसाब से ये लोगों को बस रीएलोकेट करना पड़ता है। तो इसमें इतना एक्सपर्टीज़ बा, इतना रिसर्च वर्क का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इतना मेहनत नहीं लगता है, इसका पीछे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो जनरली इसका एक्सपेंस रेशियो भी नॉर्मली म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है ETF में इन्वेस्ट करने का। मान लीजिए आप अगर 2,000-3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन आप अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख 15 लाख रुपया, और उसका अगर 2% आपका एक्सपेंस रेशियो पड़ गया और ETF में अगर 0.2% आ गया, तो एक 10 गुना का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर तब बन जाता है जबकि आप म्यूचुअल फंड का अगेंस्ट में ETF में इन्वेस्ट करता है। तो इसके बाद जो अभी तो हम बहुत कुछ बोल दिया ETF के बारे में सुविधा में, अभी जो हम बोलने जा रहा है वो है कि जो
2025 में एक नया रूल लागू किया है जो म्यूचुअल फंड का फेवर में जाता है। वो क्या है ना कि मान लीजिए आपको कोई भी सर्टेन टाइम में अचानक से पैसा का ज़रूरत पड़ गया और आपको लोन लेने का आवश्यकता आ गया, तो उसमें एक नया रूल लाया है म्यूचुअल फंड ने, जो है LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो इसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं। वो क्या है ना कि जो मान लीजिए आपको अचानक से 2 लाख रुपया का ज़रूरत पड़ गया और आप लोग लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इन केस में आपका हाथ में ऑप्शन क्या रहेगा ना, आप दो ही तरीक़े से लोन ले सकता है। एक है कि पर्सनल लोन का अप्लाई कर सकता है, जिसमें बहुत घिंचा पिटा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इधर उधर घूमना पड़ेगा आपको, कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट में लोन दे रहा है वो देखना पड़ेगा, बहुत डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। या फिर हो सकता है कि आपको 12% से 13% तक भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के लिए, या सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो हो सके आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो इनका अगेंस्ट में दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि आप LAMF मतलब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकता है। इसमें सुविधा यही है कि इसमें आपको कुछ इतना वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, सिविल स्कोर, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, और सिंपली फ्लैट इसका 10.75% का हिसाब से इंटरेस्ट दे के लोन ले सकते हैं। जो ये इंटरेस्ट अभी के टाइम में एप्लीकेबल है, बाद में बढ़ेगा या कमेगा वो बाद का बात है, लेकिन अभी इतना ही 10.75% का सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये अगेंस्ट में आप लोन अप्लाई कर सकता है। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड इसका जो है अगेंस्ट में लोन देता है। मान लीजिए आपका कोई भी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, तो उसका 50% आपको एज ए लोन मिल सकता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो गया इसके लिए। और तो जो चीज़ हम बोल रहा था, सिंपली मतलब सिंपल इंटरेस्ट लगता है सिर्फ 10.75% का। और इसका और एक बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जब आपका मतलब लोन ले लिए तो उसका और कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ साल भर में आपका मान लीजिए 10.75% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब 1 लाख का अगेंस्ट में अगर 50,000 रुपया आप लोन लिए तो उसका 10.75% मतलब मोटा मोटी 5,375 रुपया सिर्फ साल भर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आप कोई भी टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट को क्लोज कर सकता है, इसके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अगर प्री मैच्योरिटी में आप प्रिंसिपल अमाउंट को क्लोज कर देना पड़ता है तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगेगा। तो ये म्यूचुअल फंड का LAMF का तरीका से जो अगर लोन लेना चाहता है उसमें आप 25,000 से 5 करोड़ रुपया तक भी लोन ले सकता है। इसका जो क्राइटेरिया है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा तो उसका अगेंस्ट में आपको 45% तक, और डेट म्यूचुअल फंड होगा तो उसका अगेंस्ट में 75% तक आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है म्यूचुअल फंड का, उतना तक आप लोन ले सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है कि सारा के सारा म्यूचुअल फंड में ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ ये होता है, कुछ कुछ ब्रोकरेज भी इसको अवेलेबल नहीं करता है। मेन जैसा है कि जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है, मतलब ELSS म्यूचुअल फंड होता है ये, और न्यू अराइव म्यूचुअल फंड है, ये सब में ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो अभी तक जितना हम बात किया वो है म्यूचुअल फंड क्या है, ETF क्या है, और उसका फंडा क्या है, उसके में कौन सा अच्छा है, किसका कौन सा ख़राब है, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहता है, ये सब। तो अभी आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि जो 2025 में कौन सा ऐसा ETF है जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम बार बार आप लोगों से अनुरोध करता है कि इसको आप लोग एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड
आदमी नहीं है, मतलब मैं रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता। ये बस मेरा खुद का रिसर्च है, मुझे ये अच्छा लगा। तो इसीलिए हम ये वाला कुछ एज ए एग्जाम्पल आपको कि कैसे करके देखना है, इसी हिसाब से आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड का ये ETF का नाम आप लोगों को बोल रहा है, लेकिन इसको रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा। आप अपना रिसर्च कीजिए। आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे बात करके डिस्कशन कीजिए। और सबसे बड़ा बात है कि कोई भी ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम हॉराइजन छोटा मत रखिएगा, और उसका जो आप लोग रिसर्च करेंगे तो उसका शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रिटर्न है उसको मत देखिए। मतलब 6 महीना 1 साल का जो रिटर्न है उसको देख के इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा मिनिमम 3 साल या 5 साल का जो रिटर्न है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड या ETF अगर लगातार 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो बड़ा बात है, क्योंकि 5 साल से लगातार अच्छा परफॉर्म करना इतना आसान बात नहीं है। इसीलिए वो थोड़ा कंपैरेटिवली लो रिस्क हो जाता है कि आप अगर 5 साल या 10 साल का टाइम हॉराइजन में उसका रिटर्न अच्छा आप देखे हैं तो ये एक रिस्क कम हो जाता है कि ये आगे भी हो सकता है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा ही 5 ETF जो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है SBI का जो निफ्टी 50 ETF आता है। निफ्टी 50 एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। और आप लोग जैसे बात सुने हैं कि टाइम जो भी हो निफ्टी को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना होता है। तो निफ्टी 50 हालांकि कभी कभी अप डाउन मूवमेंट करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो है वो ऊपर ही जाता है। वो जो आज से 10 साल पहले जहाँ पर निफ्टी था, आप देखिएगा कि अभी उससे बहुत ही ऊपर है। चाहे हालांकि मार्केट में अप डाउन आया है, लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी 50 ऊपर ही जाता है। तो ये लंबा टाइम फ्रेम में ये मोटा मोटी एक डिसेंट रिटर्न 10 से 12% या 14% दे देता है। तो SBI का जो ये निफ्टी 50 ETF है, इसका जो 5 साल का CAGR है, मतलब एवरेज जो रिटर्न है वो 15.6% है, जो काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.04% है, जो कि ना के बराबर है। तो ये भी आप अपना वॉच लिस्ट में रख के अपना मतलब जो रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ETF है वो है निप्पॉन इंडिया ETF जूनियर बीज। मतलब ये निफ्टी बीज नहीं है, निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 स्टॉक है उसका जो ETF है। मतलब निफ्टी 50 का 50 से 100 जो नेक्स्ट 50 स्टॉक है उसका ऊपर ये इन्वेस्ट करता है। तो इसका भी जो एक्सपेंस मतलब 5 साल का जो क्यूमुलेटिव रिटर्न आप लोग देखेंगे तो ये 125% से ज़्यादा है। मतलब ये 5 साल में लगभग डबल हो चुका है। तीसरा जो ETF है उसका नाम है कोटक इंडिया निफ्टी PSU बैंक ETF। जो ये PSU बैंक में इन्वेस्ट करता है, और इसका जो रिलेटेड ETF है। और इसका जो 3 साल का जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो भी 100% से ज़्यादा है। मतलब ये 3 साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन आप लोग ये एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इसको आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए या किसी से मतलब किसी अच्छा एडवाइसर से इसको एडवाइस लीजिए। उसके बाद ही अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा बोलने से ये इन्वेस्ट मत कीजिएगा, मुझे बस ये अच्छा लगा इसीलिए हम ये आपको दिखा रहा है। और चौथा जो ETF है वो थोड़ा इंटरनेशनल रिलेटेड है, मतलब जो इंटरनेशनल फंड का रिलेटेड है। तो हम ये वाला ETF को इसीलिए कंसिडर किया है कि आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, ताकि बहुत लोगों का थोड़ा सपना रहता है कि हमको दूसरा जगह का दूसरा कंट्री का मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा ही एक फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। ये बेसिकली नैस्डैक जो है एक अमेरिका का एक जैसा निफ्टी 50 है वैसे ही एक स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक।
तो इसमें टॉप 100 कंपनी लिस्टेड है, जिनमें काफ़ी सारा बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ये सब है। तो इसमें ये इन्वेस्ट करता है और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आए हैं पिछला कई सालों से। इसका जैसा 5 साल का CAGR आप देखेंगे तो 23% का है। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये इतना नहीं रहेगा, थोड़ा नीचे आके हो सकता है स्टेबल होगा 15-16% में, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। और फिफ्थ जो है, हम तब से इतना स्टॉक, म्यूचुअल फंड ये सब बोल लिया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए हमारा सबसे पहले माथा में जो आता है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड। तो गोल्ड में भी कुछ बोलना चाहिए ना। तो लास्ट वाला ETF जो है वो गोल्ड रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन में यही रहता है कि कुछ % इन्वेस्टमेंट हम गोल्ड के तरफ भी रखेगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही एक फंड है, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF। और सच में मानिए कि गोल्ड ने कमाल ही कर दिया है। मतलब ये एक साल में या शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो निफ्टी 50 को भी मात दे दिया। मतलब गोल्ड का रिटर्न निफ्टी 50 से ज़्यादा हो गया। लेकिन इसका हम जो पहले बोला था, एक साल का टाइम होराइजन नहीं देखिए, इसका जो 5 साल का CAGR है ये मोटा मोटी 14% है, जो काफ़ी अच्छा है गोल्ड का, मतलब एज ए डेट फंड का हिसाब से। तो यही था आज का अच्छा, जितना मुझे लगा वैसे 5 ETF का लिस्ट। तो आप लोग अपना हिसाब से रिसर्च कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।